नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से 500 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। तो आज टीजीटी पीजीटी हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, ये 13वां वीडियो है और मैं बहुत जल्दी मेरा स्टूडियो भी तैयार होने वाला है। तो मैं थ्योरी भी टीजीटी बीजीटी हिंदी की लेकर आपके समक्ष आऊँगी। पूरा चैप्टर के पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर उसके क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज देखते हैं इन महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को। प्रश्न 1, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। 1 भामह ने, 2 दंडी ने, 3 आनंदवर्धन ने, 4 कुंतक ने। इसका विकल्प 3 सही है, आनंदवर्धन ने। तो मित्रों, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 9वीं शताब्दी में कश्मीरी विद्वान आनंदवर्धन ने किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 2, जननी तू जननी भई विधि सन कछु ना बसाए में कौन सा अलंकार है। 1 छेकानुप्रास, 2 वृत्यानुप्रास, 3 लाटानुप्रास, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प 3 सही है, लाटानुप्रास अलंकार। तो मित्रों, जहाँ शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति हो और उनका अर्थ भी एक ही जैसा लगे, लेकिन अन्वय करने पर उसके अर्थ अलग हो जाएं, वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। छेकानुप्रास अलंकार कहाँ होता है? ये वहाँ होता है जहाँ वर्णों का क्रमानुसार वर्णों की आवृत्ति हो, 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति क्रमानुसार हो। वृत्यानुप्रास कहाँ होता है? जहाँ एक ही वर्ण बार बार आई, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुआ, वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3, धनंजय में समास है। 1 तत्पुरुष, 2 कर्मधारय, 3 बहुव्रीहि, 4 अव्ययी भाव। इसका विकल्प 3 सही है, बहुव्रीहि। यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। तो मित्रों, जहाँ दोनों ही पद प्रधान ना होकर एक तीसरा अर्थ निकलता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। धनंजय किसका नाम है? धनंजय जो है ये अर्जुन का उपनाम है। तो एक तीसरा अर्थ निकल रहा है अर्जुन, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। तत्पुरुष समास कहाँ होता है? तत्पुरुष समास वहाँ होता है जहाँ कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक की विभक्ति का लोप होता है, और जब हम समास विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। कर्मधारय समास कहाँ होता है? कर्मधारय समास वहाँ होता है जहाँ विशेष विशेषण का संबंध होता है। अव्ययी भाव समास, जहाँ पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। 1 उज्ज्वल, 2 कवित्री, 3 कवियित्री, 4 मोक्ष। इसका विकल्प 3 सही, कवित्री। कवित्री मित्रों कोई भी शब्द नहीं होता, यही विकल्प गलत है, इसलिए ही आपका उत्तर है। अन्य तीनों ही वर्तनी शुद्ध है। अगला प्रश्न। प्रश्न 5, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। 1 पश्चिमी हिंदी, 2 पूर्वी हिंदी, 3 बिहारी, 4 पहाड़ी। इसका विकल्प ए सही है, 1 सही, पश्चिमी हिंदी। तो बांगरू मित्रों पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी जिसका उपनाम है बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। तो ये बांगरू जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है और ये हरियाणवी का उपनाम है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की भी 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी।
पहाड़ी हिंदी मित्रों दो बोलियां हैं, कुमायूनी और गढ़वाली। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, बूद अघात सहे गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे, में अलंकार है। 1 उपमा, 2 उत्प्रेक्षा, 3 उदाहरण, 4 रूपक। इसका विकल्प 3 सही है। उदाहरण, उदाहरण अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक पहले वाक्य का समर्थन या पहली पंक्ति का समर्थन दूसरी पंक्ति से उदाहरण के द्वारा किया जाता है। बूद अघात सहे गिर कैसे, गिर माने क्या होता है मित्रों, पहाड़। तो पहाड़ के ऊपर जैसे वर्षा की बूंदें गिरती हैं और वो पहाड़ सहन करता रहता है, उसी प्रकार से खल यहाँ उदाहरण दे के समझाया गया है। दूसरी लाइन में पहली लाइन के पंक्ति के अर्थ को जो है सिद्ध किया गया है। खल माने दुष्ट, दुष्ट के वचन संत लोग वैसे ही सहते हैं। बूद अघात सहे गिर कैसे, जिस प्रकार गिर अर्थात पर्वत पर बारिश की बूंदें गिरती रहती हैं और वो सहन करता रहता है, उसी प्रकार उदाहरण के द्वारा यहाँ समझाया गया है कि खल और दुष्ट के जो वचन होते हैं उसको संत लोग सहते, उसी प्रकार से सहते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। अगर उदाहरण अलंकार ना हो और इसके अतिरिक्त यदि देखो कौन सा अलंकार है मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय, दृष्टांत हो मित्रों, अगर दृष्टांत हो उदाहरण ना दिया हो विकल्प में तो ये दृष्टांत अलंकार का भी उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं। 1 सूरदास, 2 तुलसीदास, 3 रहीम, 4 नंददास। इसका विकल्प 2 सही है। तुलसीदास, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रामाणिक रचनाओं की संख्या 12 है। इनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं, जैसे रामलला नहछू, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बरवय रामायण, दोहावली तथा हनुमान बाहुक। इनका रामचरितमानस तो मित्रों आप सभी लोगों को पता होगा कि इनकी कीर्ति का सर्व प्रमुख जो है आधार है, जो कि परिमार्जित और परिष्कृत अवधि में रचित है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 8, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? 1 नरेंद्र शर्मा, 2 रामेश्वर शुक्ल अंचल, 3 बाल कृष्ण शर्मा नवीन, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प 3 सही, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। उर्मिला बाल कृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। इनकी अन्य कुछ प्रमुख कृतियां हैं, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वास, विनोबा स्तवन, प्राणार्पण, हम बिस्पाई जन्म के। हम बिस्पाई जन्म के तो मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, अपराजिता के लेखक हैं। 1 नरेंद्र शर्मा, 2 दिनकर, 3 अंचल, 4 माखनलाल चतुर्वेदी। इसका विकल्प 3 सही है, अंचल। तो अंचल इनकी उपाधि है और इनका पूरा नाम है रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो अपराजिता के लेखक रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं। वे मूलतः प्रेम और रोमांस के कवि हैं। इनकी अन्य कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, मधुलिका, किरण बेला, करील, लाल चूनर, वर्षांत के बादल, विराम चिन्ह। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, रूपाभ के संपादक हैं। 1 पंत, 2 निराला, 3 प्रसाद, 4 हरिऔध। इसका विकल्प ए सही है, पंत। पंत जी ने 1938 में रूपाभ का संपादन किया था।
ये मुख्यतः प्रगतिशील विचारधारा का पत्र था, लेकिन फिर भी इसमें कहीं पर भी प्रगतिवाद शब्द नहीं आया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, सागर मुद्रा के लेखक हैं? 1 मुक्तिबोध, 2 अज्ञेय, 3 धर्मवीर भारती, 4 गिरिजा कुमार माथुर। इसका विकल्प 2 सही है, अज्ञेय। इनके अन्य प्रमुख कृतियां हैं हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरे वो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग पर छाया, असाध्य बीड़ा। और मित्रों, आप अज्ञेय जी की सारी रचनाएं बहुत अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। वैसे भी इनके बारे में पूरा अच्छी तरह पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, प्रत्यक्ष में संधि है? 1 गुण, 2 अयाद, 3 दीर्घ, 4 यड़। इसका विकल्प 4 सही है, यड़। इसका अगर हम विग्रह करें, विच्छेद करें, तो हो जाएगा प्रति प्लस अच। मित्रों, जहाँ या से पहले या वा से पहले कोई भी आधा व्यंजन देख लो, वहाँ आप समझ लो कि 99% यड़ स्वर संधि होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? 1 कर्मधारय, 2 बहुब्रीहि, 3 अव्ययी भाव, 4 तत्पुरुष। इसका विकल्प 1 सही है, कर्मधारय। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। नीला है जो उत्पल या कमल, तो जहाँ एक पद विशेष और एक विशेषण होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। नीला क्या हो गया? ये हो गया विशेषण, और उत्पल कमल क्या हो गया? विशेष हो गया। तो जहाँ पर भी विशेष विशेषण का संबंध होता है या मित्रों रूपक अलंकार होता है, तो वहाँ सदैव कर्मधारय समास होगा, कोई दूसरा समास नहीं होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? 1 जॉर्ज ग्रियर्सन, 2 रामचंद्र शुक्ल, 3 गारसा दातासी, 4 मिश्र बंधु। इसका विकल्प 2 सही है, गारसा दातासी। गारसा दातासी ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था। किस भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में लिखा था। ये मित्रों फ्रेंच विद्वान थे, फ्रांस के रहने वाले थे, और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार दाला लिटरेट्यूर एंदोइये एंदोस्तानी। तो इन्होंने ये फ्रेंच भाषा में लिखा था, और यही हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, उदयभान चरित्र के लेखक हैं? 1 लल्लू लाल, 2 सदल मिश्र, 3 सदा सुखलाल, 4 इंशा अल्लाह खा। इसका विकल्प 4 सही है, इंशा अल्लाह खा। उदयभान चरित्र मित्रों, ये इसका दूसरा नाम है रानी केतकी की कहानी। तो उदयभान चरित्र या रानी केतकी की कहानी दोनों एक ही रचनाएं हैं, और इसके लेखक इंशा अल्लाह खां जी हैं। लल्लू लाल की रचना क्या है? प्रेम सागर, और ये हिंदी गद्य की पहली रचना मानी जाती है। सदल मिश्र की रचना है नासकेतोपाख्यान, और सदा सुखलाल जी की रचना है सुख सागर। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, आधा गांव उपन्यास है? 1 कृष्णा सोबती, 2 रेणु, 3 राही मासूम रजा, 4 भगवती चरण वर्मा। इसका विकल्प 3 सही है, राही मासूम रजा। तो आधा गांव उपन्यास के लेखक राही मासूम रजा जी हैं,
वे यथार्थ चित्रण के लिए विशिष्ट हैं और इसमें मित्रों ये एक तरह से आंचलिक उपन्यास है और इसमें बिल्कुल यथार्थ चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक गांव में बसे मुसलमान ग्रामीणों की कथा है जो पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं जानते लेकिन भारत विभाजन की त्रासदी झेल रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, माटी की मूर्तें विधा है। 1 संस्मरण, 2 जीवनी, 3 रेखा चित्र, 4 आत्मकथा। इसका विकल्प 3 सही है, रेखा चित्र। तो माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखा चित्र है। इनके अन्य रेखा चित्र हैं लाल तारा, गेहूं और गुलाब तथा मील के पत्थर। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, अमन का राग के लेखक हैं। 1 भवानी प्रसाद मिश्र, 2 मुक्तिबोध, 3 शमशेर बहादुर सिंह, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प 3 सही है, शमशेर बहादुर सिंह। इनकी अन्य कुछ कविताएं हैं सलोना जिस्म तथा आओ ना है, कुछ और कविताएं। इसके अतिरिक्त इन्होंने दूसरे सप्तक में भी इनकी कविताएं जो हैं वो संकलित हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। 1 भारतेंदु, 2 प्रताप नारायण मिश्र, 3 बाल कृष्ण भट्ट, 4 प्रेमधन। इसका विकल्प 3 सही है, बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट जी जो हैं इनका ये प्रसिद्ध नाटक है रेल का विकट खेल। इसके अतिरिक्त इनके अन्य कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं कलिराज की सभा, बाल विवाह, चंद्रसेन। इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक एक प्रसिद्ध पत्र का भी संपादन किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, कान काटना मुहावरे का अर्थ है। 1 चतुर होना, 2 मूर्ख होना, 3 कटखाना होना, 4 विनम्र होना। इसका विकल्प 1 सही है, चतुर होना। अगला प्रश्न, कौन सी वर्तनी ठीक है। 1 रचयिता, 2 रचयिता, 3 रचयिता, 4 रचयिता। इसका विकल्प 2 सही है, रचयिता। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, घड़ी में तोला घड़ी में माशा का अर्थ है। 1 बहुत ही नाजुक मिजाज, 2 दंडी मारने के कुशल व्यापारी, 3 ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे कहीं नुकसान, 4 जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। इसका विकल्प 4 सही है, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, कल कौतुक रूपक के लेखक हैं। 1 प्रेमधन, 2 प्रताप नारायण मिश्र, 3 बाल कृष्ण भट्ट, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प 3 सही है, बाल कृष्ण भट्ट। तो बाल कृष्ण भट्ट नहीं, प्रताप नारायण मिश्र है मित्रों। इसका कल कौतुक रूपक के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी जो हैं ये कल कौतुक रूपक के लेखक हैं और ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। कौन से युग के लेखक हैं ये? भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग के बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं ये। इनकी कुछ मुख्य अन्य रचनाएं हैं संगीत शाकुंतल, हठी हमीर, गो संकट, कलि प्रभाव, जुआरी खुआरी और ये ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन करते थे। ब्राह्मण इनकी बहुत ही प्रसिद्ध इनकी पत्रिका थी जो ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? कानपुर से। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, ज्ञान बोध के लेखक हैं 1 सुंदरदास, 2 रज्जब,
3 मलूकदास, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प 3 सही है, मलूकदास। ये ज्ञान बोध के लेखक मलूकदास जी हैं। ये मित्रों इलाहाबाद के रहने वाले थे और ये संत काव्य धारा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। ये इनकी कुछ अन्य मुख्य रचनाएं हैं: रतन खान, भक्त वंशावली, भक्त विरुदावली, पुष्प विलास, 10 रत्न ग्रंथ, गुरु प्रताप, अखल बानी और राम अवतार लीला। इन्होंने अवधि और ब्रज दोनों में ही काव्य रचनाएं की हैं। अवधि और ब्रज दोनों हुई बोलियों को इन्होंने अपनी काव्य रचना में अपनाया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। पद्मावत की विधा है: 1 प्रबंध काव्य, 2 खंड काव्य, 3 मुक्तक काव्य, 4 महाकाव्य। इसका विकल्प 1 सही है, प्रबंध काव्य। तो जायसी जी की सबसे प्रमुख ये रचना है पद्मावत नामक प्रबंध काव्य, और ये अवधी भाषा में रचित है। इसमें ग्रामीण और ठेठ अवधि का प्रयोग हुआ है मित्रों। किस प्रकार की अवधि का? ग्रामीण या ठेठ अवधि। और जो तुलसीदास जी का रामचरितमानस है वो साहित्य का परिमार्जित अवधि में उसकी रचना हुई है। और मित्रों सूफी काव्य धारा जितने भी कवि हुए हैं सभी ने अवधी भाषा को ही अपनाया है। इनकी भाषा अवधी है और शैली कौन सी? मसनवी शैली। कौन सी शैली? मसनवी शैली। जितने भी सूफी या प्रेम मार्गी काव्य धारा के कवि हुए हैं, तो जायसी जी का सबसे इनकी प्रसिद्धि का सर्वप्रमुख आधार है पद्मावत। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं: अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मसलनामा और कान्हावत। अब मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। आपसे जल्दी ही मिलेंगे टीजीटी पीजीटी हिंदी के बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।